एवरीबॉडी, वेलकम टू के.एस. आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th गुजरात बोर्ड इकोनॉमिक्स कॉमर्स का सब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। शुरुआत करें इसके सिंपल से इंट्रोडक्शन से। तो आप सबको पता है बैंक क्या होती है। बैंक हमने क्लास 11th में पढ़ा है। जो इंस्टीट्यूशन बैंक के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है उसको बैंक बोलते हैं। बैंक के फंक्शंस कौन से हैं? मेन है पैसों को एक्सेप्ट करना, पैसे देना और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट्स करना। ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं पैसों को लेकर के, ये बैंक्स करती हैं। एक जो न्यू चीज़ यहाँ पर ऐड हो गई है वो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि वो पॉलिसीज़ सरकार को लेकर के जो बातें होती हैं, या आरबीआई जो हमारी रेगुलेटर है बैंक्स की, वो कैसे बैंक्स के ऊपर अपने कंट्रोल्स रखती है, क्या-क्या पॉलिसीज़ वो लोग निकालते हैं ताकि इकोनॉमी में दिक्कत ना आए। ये सारी चीज़ें हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरुआत करें इंट्रोडक्शन से इसके। तो हम सबको पता होगा कि बैंक वर्ड क्या है, ये यहाँ लिखा है। हमने कई बार अपनी जो सेविंग्स हैं कुछ बैंक्स में जमा कराई होंगी इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। यानी टर्म डिपॉजिट होता है कि इतने टाइम के लिए आपके पैसे वहाँ जमा रहेंगे। सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में हम पैसे जमा करते हैं। हम में से कईयों के पेरेंट्स के पास बैंक में अकाउंट होगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। कुछ को एलपीजी सब्सिडी भी मिलती होगी। एलपीजी का मतलब होता है जो गैस की सब्सिडी है, बैंक अकाउंट में वो सब्सिडी आती है। उसके साथ-साथ कई बार हम अपने स्कूल की फीस जो है बैंक के चेक से पे करते हैं। कई बार जब हमको टीवी, रेफ्रिजरेटर कुछ खरीदना है तो पैसे निकालने हम बैंक से जाते हैं। हम में से कई सारे के पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक से लोन लिया होगा सपोज़ घर खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए। मॉडर्न टाइम्स में हमारे बहुत से मोस्टली मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस जो हैं बैंक से होते हैं और इसी चैप्टर में हम बैंक के बारे में आइडिया लेंगे। एवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। एवोल्यूशन का मतलब है आपकी बैंक आई कैसे, कैसे धीरे-धीरे पहले क्या था, या बैंक वर्ड कहाँ से आया, जो भी है हम पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बैंक का मतलब होता है हीप और मास। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि आप 12th में हैं, तो क्वेश्चन बैंक नाम का एक वर्ड यूज़ होता है। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है लिस्ट ऑफ मैनी क्वेश्चंस। तो हीप यानी कि एक ढगला, या मास यानी बहुत ज़्यादा, उसका वो मीनिंग है बैंक का। संस्कृत लैंग्वेज में बैंक का जो वर्ड है वो है भांडा, जिसका मतलब है भंडारा भी इसको आप बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कलेक्शन और कैपिटल ऑफ और फंड, यानी पैसों का जमा करना। भांडा बोलते हैं इसको, भांडा, यानी वही संस्कृत में इसका मीनिंग है। वर्ड जो है बांदोद, ये जो है बांदा से ही निकला है। इंग्लिश में जो बैंक है वो इटालियन वर्ड बैंका से इंस्पायर्ड है आपका। फ्रेंच वर्ड है बैंक, उससे ये निकले हैं आपके। ये जो है बैंक का नाम वाला वो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। दोनों वर्ड्स का, ये जो बैंक का और बैंक दोनों वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग है बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। एक बेंच जैसा होता है, इस पार उस पार आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन आज भी आप बैंक्स में देखेंगे इतनी ही टेबल्स उनकी बनी हुई होती हैं। पुराने ज़माने में यूरोपियन मनी लेंडर्स या मनी चेंजर्स जो होते थे, वो अपने कॉइन्स, अलग-अलग कंट्रीज़ के कॉइन्स जो हैं, बड़े-बड़े ढगले करके बेंचेस पे रख दिया करते थे या टेबल्स पे रख दिया करते थे, उनको दूसरों को देने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए। तो ये जो लोग थे ये आपके एक्सचेंजर्स थे, अलग-अलग कॉइन्स के करेंसीज़ अलग-अलग राज्यों की ये देते थे, और इसी को उन्होंने तब वर्ड दे दिया बैंक का। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बैंक का मीनिंग है कलेक्शन और फंड ऑफ मनी। यानी बैंक एक ऐसी जगह है जहां हम पैसे ले सकते हैं, दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। बैंक ऑफ बार्सिलोना जो स्पेन में 1401 में बनी थी, ये फर्स्ट रियल बैंक है पूरे वर्ल्ड की। इसमें जब आपका करेंसी मनी आया तो लोगों ने मनी को ना सिर्फ मेजरिंग रॉड ऑफ वैल्यू, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी, ना सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए या ना सिर्फ मेजर करने के लिए, साथ-साथ में स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और साथ-साथ में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब क्या? हम वो पेमेंट्स भी कर पाएँगे इसके ज़रिए जो फ्यूचर में आने वाली हैं। जो मनी के जो फंक्शंस हैं, जैसे धीरे-धीरे वो बढ़ते चले गए, तो एक नीड भी आई कि कैसे हम मनी की वैल्यू को मेंटेन करें।
तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है, जो हमारे पैसों पे ही डिपेंडेंट है, इसमें एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी, जो एक इंस्टीट्यूशन की बेसिकली ज़रूरत पड़ी जो पैसों की सेफ्टी पे ध्यान दे, पैसों के ट्रांसफ़र पे ध्यान दे और साथ-साथ में वैल्यू ऑफ मनी उसको भी मेंटेन करके रखे। ये सारे रोल्स जो हैं, ये आपके कौन मेंटेन करके रखता है, प्ले करता है सारे रोल्स, वो है आपकी बैंक। बैंक का मीनिंग है, जो मैंने सबसे पहले बताया भी, जो इंस्टीट्यूशन आपको बैंकिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, उसको बैंक बोलते हैं। बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर लोग अपना सेविंग और डिपॉज़िट जमा करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि बैंक फिर आगे उसी को एज़ अ लोन लेंड करती है और कंडीशन ये है कि जैसे सपोज़ मैं एक डिपॉज़िटर हूँ, मैंने बैंक में पैसे जमा करे, कंडीशन क्या है कि जब भी मैं डिमांड करूँ, तब मुझे वो पैसे वापस मिल जाने चाहिए। बैंक का दूसरा डेफिनेशन है कि बैंक एक कमर्शियल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो प्रॉफ़िट के लिए काम करती है, लोगों की सेविंग्स को लेती है डिपॉज़िट के फ़ॉर्म में, बदले में उनको वो इंटरेस्ट देती है। इन डिपॉज़िट की सेफ्टी इंश्योर करती है कि आपके पैसे अगर इस बैंक में हैं, तो वो कहीं नहीं जाएँगे। उन उस उसी पैसे को वो उन लोगों को देती है जिनको पैसों की ज़रूरत होती है और उन लोगों से फिर वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। जो बाकी बचे हुए पैसे हैं, वो इन्वेस्ट करती है किसमें? कंट्री के डेवलपमेंट में। अच्छा, बैंक पैसे कहाँ से कमाती है? बस यहीं से इंटरेस्ट से ही वो पैसे कमाती है। सपोज़ आप एक कस्टमर हैं जिसने बैंक में जाकर के पैसे जमा कराए हैं, डिपॉज़िट कराए हैं, तो सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको 2% का इंटरेस्ट मिलता है बैंक से। लेकिन वही पैसे जब बैंक किसी और को देता है, तो वो सामने वाले से 3% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बीच का जो 1% है, वो बैंक का प्रॉफ़िट है। ब्रीफली अगर हम बताएँ, सबको समराइज़ करें, तो बैंक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो मनी को मोबिलाइज़ करता है, मनी को गोल-गोल घुमाता है। स्टॉक ऑफ मनी जो है वो जो मोबिलाइज़ नहीं होते, सपोज़ पैसे एक जगह के एक जगह पड़े रहें, कोई पैसे आपके मोबिलाइज़ ना हो, आपके पैसे कहीं घूम नहीं रहे, रोटेट नहीं कर रहे, टर्नओवर नहीं कर रहे, तो ऐसे में आपके पैसों की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में गिर जाएगी। सर्कुलेटिंग मनी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है, स्टेबल मनी जो है उसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। सीधी-सी बात है, इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, सपोज़ कर लीजिए मेरे पास ₹5000 हैं, मैंने वो ₹5000 इस खुशी में अपने कबर्ड से निकाले नहीं कि अरे वाह! मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। तो आगे चल के 10 साल बाद भी अगर मैं अपने कबर्ड को खोल के वो पैसे निकालूँगी, तो वो 5 ही हज़ार मेरे को मिलेंगे। अगर इसके बदले मैं वो पैसे बैंक में जमा कर देती, भले 10 साल बाद बैंक से निकालती, लेकिन वो पैसे क्या होते? सर्कुलेट होते। तो ऐसे में मेरे पैसों का वैल्यू बढ़ जाता, बैंक मुझे इंटरेस्ट पे करता, 5 का 10, 15, 20 न जाने कितना हज़ार मिलता। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक जो है सेकंड वाला इस पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक है। 2 टाइप की बैंक होती है, एक है आपकी कमर्शियल बैंक, दूसरी है आपकी सेंट्रल बैंक। फर्स्ट वाली जो है कमर्शियल बैंक, उसका मीनिंग अगर हम देखें बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के हिसाब से, कमर्शियल बैंक वो है जो बैंकिंग बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, ट्रांजैक्शंस करती है, मतलब लोगों से वो डिपॉजिट लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि उसको वही पैसे आगे दूसरों को देने हैं या इन्वेस्ट करने हैं। ये पैसे रीपेएबल ऑन डिमांड होंगे, मतलब जब भी वो कस्टमर ने जिसने भी डिपॉजिट करी है, जब भी वो पैसे वापस माँगेगा तब उसको वो पैसे वापस मिल जाएँगे, या तो फिर हम विथड्रॉ कर सकते हैं बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज़ जो भी रास्ता है, हम पैसे विथड्रॉ कभी भी कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक एक बिज़नेस यूनिट है जो बैंकिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट के लिए, और प्रॉफ़िट कैसे कमाता है मैंने वो भी आपको बताया। जो लोग अपने सेविंग्स को बैंक्स में डालते हैं और बैंक्स उनको फिर मतलब लोगों का एक विश्वास भी होता है बैंक्स पे, बैंक उनको एज़ अ फॉर्म ऑफ डिपॉज़िट अपने पास रखती है। बैंक इनमें से कुछ डिपॉज़िट्स को बाकी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है और इसीलिए वो डिपॉज़िटर्स को इंटरेस्ट देती है। बैंक के पास सीधी-सी बात है, अगर डिपॉज़िटर आकर के पैसे नहीं जमा करेगा तो बैंक आगे कैसे देगा पैसे, है ना? बैंक जो है इन डिपॉजिट्स को एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करती है ताकि वो डेवलप कर सके, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकती है, या तो वो कुछ पैसे उन लोगों को दे सकती है जिनको पैसों की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ लोन। जब बैंक
कुछ डिपॉजिट्स को इन्वेस्ट करती है तो उसमें से उनको प्रॉफिट मिलता है। जब ये पैसे किसी को देती है लोन के ज़रिए तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी उनका प्रॉफिट है। लेंडिंग रेट जो है, जैसे मैंने बताया, लेंडिंग रेट जो है वो ज़्यादा होता है, जो बैंक डिपॉजिट पे देती है उससे इंटरेस्ट से भी ज़्यादा होता है, और इसीलिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आपका, वो उनका प्रॉफिट अर्निंग है। इसीलिए बैंक को यहाँ पर कमर्शियल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। दूसरे वर्ड्स में देखें तो बैंक वो एक्टिविटी करते हैं कि मोबिलाइज कर सके लोगों के मनी को, हर जगह अवेलेबल करवा सकें, प्रॉफिट बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं, और इसीलिए उनको कमर्शियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस अगर हम देखें, ये जो अब आप फंक्शंस पढ़ेंगे ये आपने क्लास 11th में पहले भी पढ़ रखे होंगे अगर आपको याद हो तो। चलो, कमर्शियल बैंक के सबसे पहले तो दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? कोई भी बैंक हो, एक्स वाई जेड, जितनी भी हमारे यहाँ बैंक्स हैं, सबको ये वाले फंक्शंस करने हैं और उनको अपने बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। जबकि जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो सारी बैंक्स ना तो कर सकती हैं और ना ही सारी बैंक्स करती हैं, बट स्टिल वो काम वही है जो बैंक करती, तो वो अलग श्रेणी में आते हैं, ये अलग कैटेगरी में आते हैं। चलो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक जो है लोगों से जो जिनको हम यहाँ पर सेवर्स बोल सकते हैं, जिन्होंने पैसे बचाए हैं, उनसे वो पैसे लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। ये इंश्योर करती है कि वो डिपॉजिट उनकी सेफ रहे, और ये एक्ट करते हैं एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड्स। कस्टोडियन मतलब ये मेरे कब्जे में है या ये मेरे अंडर में है, मैं इसका ध्यान रखूंगी, ऐसा करके। और इसी तरीके से लोग अपने सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं और उसके बदले में बैंक उनको इंटरेस्ट देती है। अच्छा, जो बैंक में जमा करते हैं उसके चार टाइप्स होते हैं। मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स दिए हुए हैं, पर होते वैसे 11th में 4 थे। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिर है रिकरिंग डिपॉजिट, और लास्ट वाला है फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। पढ़ लेते हैं इन सबको एक एक करके। करंट अकाउंट जो है वो कोई भी बिजनेसमैन खोल सकता है। इसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं किसी और अकाउंट से। लिक्विड का मतलब है यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। विड्रॉवल यहाँ पर आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप एक दिन में विड्रॉवल कर सकते हैं। कस्टमर्स जो हैं इनको यहाँ पर चेकबुक मिलती है, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसके बदले में ये एक्चुअली इंटरेस्ट देने के बदले में उल्टा उनके ऊपर सर्विस चार्जेस लगते हैं, क्योंकि बैंक उनको सारे ट्रांजैक्शंस करने की आज़ादी दे रही है। कस्टमर को यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। क्या होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, बट मुझे अभी अर्जेंटली पेमेंट करना है 15,000 रुपये का, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये मैं निकालूंगी उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये अकाउंट्स में भी आता है। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक के रूल्स के हिसाब से ही मिलती है, कितना भी हम चाहें वो नहीं ले सकते, बैंक के जो रूल्स हैं उस हिसाब से हम ले सकते हैं। दूसरा जो आता है वो है आपका सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। नॉर्मली लोग यहाँ पर शॉर्ट पीरियड के लिए अपने पैसों को यहाँ जमा करते हैं, बदले में बैंक उनको इंटरेस्ट देती है। जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो चेक के ज़रिए या विड्रॉवल स्लिप के ज़रिए यहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज के ज़माने में हम इस अकाउंट से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। ये डिपॉजिट भी एक टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट ही है, सेविंग डिपॉजिट की तरह ही है, पर जो लोग बड़े सम्स मतलब बड़े-बड़े अमाउंट्स जो हैं वो नहीं इकट्ठा कर सकते या बचा नहीं सकते, पर चाहते हैं, अब हर कोई इंसान चाहता है ना कि मैं बड़ा अमाउंट सेव करूँ। तो ऐसे में वो छोटे-छोटे टुकड़ों में हर महीने कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हर महीने वो जो है इस अकाउंट में पैसे जमा करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपए हर महीने, तो 1 साल में कितने हो जाएँगे? 60,000। ग्रेजुअली उनकी सेविंग्स बढ़ती चली जाएँगी, है ना? और इस पे इन पैसों पे इंटरेस्ट उनको मिलते चला जाएगा। ऐसे डिपॉज़िट्स को हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉज़िट्स। कुछ रूल्स होते हैं बैंक्स के, अगर मान लीजिए आप कोई महीने में पैसे भरना आप चूक गए, तो आपको उसके बदले में पेनल्टी भरनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी उसका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो आता है लास्ट वाला वो है फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप
बोल रहे हैं कि इन पैसों का मुझे कोई काम नहीं है 10 साल तक, 5 साल तक लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी आपके पैसे हैं, आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में। बैंक आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे पे करती है, सबसे ज़्यादा। और कस्टमर्स को यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला फंक्शन, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। दूसरा फंक्शन है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। जब इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस को पैसों की ज़रूरत पड़ती है पर्सनल या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो बैंक से बोरो करते हैं। बैंक बदले में उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है। क्रेडिट का मतलब है लोन एक तरह से, पर बदले में वो क्या चार्ज करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, टाइम पीरियड के मामले में अगर हम बोलें तो ये क्रेडिट जो है ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। ये जो टाइम पीरियड्स हैं ये फिक्स्ड नहीं होते, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है। यानी शॉर्ट टर्म लोन किसी चीज़ के लिए मिलेगी, लॉन्ग टर्म लोन किसी चीज़ के लिए मिलेगी। थियोरी में अगर हम बात करें तो हमें पता है शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक, मीडियम टर्म मतलब 1 to 5 years और लॉन्ग टर्म मतलब 5 to 15 years। पर्पस के हिसाब से अगर हम देखें, पर्पस का मतलब है आपको लोन चाहिए किस लिए? यू वांट टू बाय अ होम, यू वांट टू बाय अ कार, आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, बिजनेस ग्रोथ करना है, जो भी रीजंस हैं। तो पर्पस के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रेडिट जो है पर्सनल रीजंस के लिए हो सकता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए हो सकता है या बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन लिया जा सकता है। पर्पस के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे सबसे कम इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। थर्ड जो उनका प्राइमरी फंक्शन है वो है पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी। बैंक जो है इजी एक प्रोसेस कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है कि आप कैसे अपने पैसे निकाल सकते हैं या पैसों से पेमेंट कर सकते हैं। कैसे? चेक या विड्रॉवल स्लिप या ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एटीएम फैसिलिटी यानी क्रेडिट डेबिट कार्ड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन से हम लोग सब कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से हम सब कर सकते हैं। वी कैन पे बिल्स, अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। किसी इंसान को आपको पैसे पे करने आप वो कर सकते हैं, पैसे निकालने आप वो भी कर सकते हैं इन सब के ज़रिए। और लास्ट वाला है क्रेडिट क्रिएशन। बैंक जो है एक्टिविटी एक करती है उसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन, ताकि जो आपकी डिमांड है पैसों की, इकोनॉमी में, आपके कंट्री में पैसों की जो डिमांड है उसको आपको प्रॉपर्ली सप्लाई करते रहना है ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम ना रहे। बैंक जो है डिपॉजिट्स के ज़रिए पैसे बनाती हैं और सप्लाई के मतलब फिर उन्हीं पैसों को इकोनॉमी में गोल-गोल घुमाती हैं। जब क्रेडिट क्रिएशन बैंक का बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है और जब क्रेडिट क्रिएशन घट जाएगा तो सप्लाई भी घट जाएगा, सीधी-सी बात है। जब बैंक दूसरों को पैसे देती है, ठीक है, तो बोरोवर को अकाउंट ओपन करना है बैंक में, चाहे वो सेम बैंक ब्रांच हो या दूसरी ब्रांच हो, ताकि वो जो उसको लोन का जो चेक मिला है वो डिपॉजिट कर सके। जब चेक न्यू अकाउंट में आ जाएगा तो ये उस बैंक के लिए डिपॉजिट बन जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए इसका। सपोज़ मैं फ़िलहाल अहमदाबाद में हूँ, लेकिन मैंने कहीं और वाली बैंक से लोन लिया है। मान लीजिए सूरत की बैंक से मैंने लोन लिया, तो सूरत की बैंक ने मुझे एक चेक लिख कर के दिया मेरे नाम पे कि आप ये चेक अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके, सपोज़ एक्सिस बैंक से मैंने लोन लिया, तो नियरेस्ट मेरी जो ब्रांच है एक्सिस बैंक, वहाँ जाके मुझे पहले तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट खोल के मैं जब ये चेक वहाँ डिपॉज़िट करूँगी, तो क्या हुआ, सूरत के पैसे जो हैं सर्कुलेट होकर के उस बैंक ने दिया, इस बैंक के लिए डिपॉज़िट बन गया। इसीलिए जो आपके पैसे हैं इसको अपने बोलेंगे कि सर्कुलेट कर रहे हैं। इस डिपॉज़िट से अब बैंक दूसरे थर्ड पर्सन के लिए भी लोन बना सकती है, सीधी-सी बात है। सपोज़ मैंने सूरत से लोन जो लिया वो 3 लाख रुपीज़ है। मैंने वो 3 लाख रुपए अहमदाबाद के एक्सिस बैंक में वो चेक जो है वो डिपॉज़िट कर दिया। पर ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं 3 लाख रुपए अभी के अभी निकाल लूँगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगी। तो ये जो 3 लाख रुपए हैं ये बैंक जो है किसी और को भी दे सकती है एज़ अ लोन, है ना? तो बैंक एक डिपॉज़िट से बहुत सारी डिपॉज़िट्स क्रिएट कर सकती है। साथ-साथ में जब बोरोवर अपना लोन अमाउंट निकालेगा
और उसको स्पेंड करेगा, यानी मैं जब उस पैसे को निकालूँगी और उसको कहीं खर्चा करूँगी, तो हमारे ही इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी यानी सर्कुलेशन बढ़ेगा, सीधी-सी बात है। कोई भी बैंक हमारे डिपॉज़िट का पूरा अमाउंट कभी भी लोन पे नहीं देती है। हर डिपॉज़िट में से बैंक कुछ पैसों को साइड में रखेगी, उसको उन्होंने नाम दिया है कैश रिज़र्व, और इसको ही सीआरआर बोला जाता है, कैश रिज़र्व रेशियो। और वो बाकी के पैसे वो बाकी किसी और को लोन पे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक में एक एग्ज़ाम्पल दिया, ₹1000 का किसी ने डिपॉज़िट किया, सीआरआर जो है उनका वो है 20%, तो बैंक जो है 1000 का 20% अपने पास रखेगी, बाकी के जो पैसे हैं वो अ, जो है किसी और को लोन दे सकती है। तो बैंक जो है, अगर मान लीजिए मनी सप्लाई ₹5000 का है, तो वो न्यू क्रेडिट उनका बन जाएगा 4000, जो ₹1000 है वो रहेगा हमारे पास। इसका इस टेबल में जो है एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज़ 3 बैंक्स हैं ए, बी और सी। ₹1000 उनके पास डिपॉज़िट है, 20% के हिसाब से ₹200 वो रखेंगे अपने पास, ₹800 उन्होंने किसी को भी लोन दे दिया। अब सपोज़ ये लोन उन्होंने किसी और को नहीं, इस बी को दिया है, तो बी वाली जो बैंक है, उसके पास अब कितने आ गए, ₹800 आ गए। इस 800 में से भी वो 20% यानी ₹160 अपने पास रिज़र्व रखेगी, तो वो लोन कितना देगी किसी और को, 640 का लोन देगी। अब सपोज़ कर लीजिए यही 640 उसने सी नाम की बैंक को दिया है। 640 जब उसको लोन दिया गया, तो 640 में से भी 20% उसको अपने पास रखना है। बाकी का बचा हुआ ₹512 वो किसी और को दे सकता है। टोटल अपने करने जाएँगे जब ऐसे होते जाएगा। एक यहाँ पर भी एग्ज़ाम्पल दिया है इसका। सपोज़ आपके पास ₹5000 का टोटल डिपॉज़िट है, उसमें से 20% यानी ₹1000 आप अपने पास रखेंगे, बाकी के ₹4000 आप एज़ अ लोन किसी को भी दे सकते हैं। डन? समझ आ गई होगी ये बात। क्रेडिट क्रिएशन की ये फ़ॉर्मूला है, प्राइमरी डिपॉज़िट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सीआरआर, ये जो आपका रेशियो फॉलो होता है। और ये सीआरआर कौन निकालता है, तो हमारी सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई। जब कस्टमर्स पैसे विथड्रॉ करते हैं, अगर मान लीजिए आपके जो आपने डिपॉजिट करे हैं पैसे, उसमें से आपको ज़्यादा पैसे और निकालने हैं, इस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं और इससे भी क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन का सिंपल मीनिंग है लोन देना, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, और ये नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है वो यही है, एक दूसरे के बैंक के बीच में ट्रांजैक्शंस होना। बैंक जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं प्रोवाइड करती हैं एक दूसरे को टाइम टू टाइम जब उनको ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है एक बैंक दूसरे के को दे सकती है थ्रू द सेंट्रल बैंक, यानी बीच में कौन रहेगा, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। और इसको अपने बोलते हैं कॉल मनी। इस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको अपने बोलते हैं कॉल मनी रेट। बहुत आसान सा है। अब आते हैं इसके सेकेंडरी या दूसरे फंक्शंस। कुछ और फंक्शंस भी बैंक्स आपकी करती हैं। सबसे पहला है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। क्या-क्या सर्विसेज हैं वो देखिए। बैंक आपको बहुत सी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, एजेंसीज़ प्रोवाइड करेंगी। एग्ज़ाम्पल है, अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये आपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा लास्ट ईयर। लेटर ऑफ क्रेडिट जब आप कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। वो कौन आपको दे सकता है, बैंक दे सकती है। बैंक आपको अंडरराइटिंग सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करती है। क्या होती है अंडरराइटिंग सर्विसेज़? सपोज़ आपने कोई न्यू बिज़नेस शुरू किया है, आपको पैसों की ज़रूरत है, कोई इंसान आपके बिज़नेस में शेयर्स खरीद नहीं रहा है, बैंक आपके लिए खरीद लेगी और उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग। बैंक आपको कई सारे फैसिलिटीज़ भी देती है, जैसे टैक्स चालान पे करने की बात आ गई। बैंक आपको सेफ डिपॉज़िट वॉल्ट्स, यानी कि आप यहाँ पर अपनी ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रेशियस हैं या जिनको आप नहीं चाहते कि खराब हो, वहाँ पर आप सेफली स्टोर कर सकते हैं इन सेफ डिपॉज़िट वॉल्ट्स में। बैंक आपको माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ भी, बहुत छोटे-छोटे जो बिज़नेसेस हैं, जो हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जो छोटे-छोटे एकदम स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं, उनको वो माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी देती है। माइक्रो यानी सूक्ष्म, एकदम छोटा, उनको भी वो पैसे देती हैं
जब कुछ पेमेंट्स आपको अगर करनी है फुल प्रूफ सिक्योरिटीज़ के साथ, यानी आप नहीं चाहते मेरे पैसे कहीं पर भी खो जाएँ, तो ऐसे में बैंक आपको ड्राफ्ट इश्यू करके देगी या पे ऑर्डर इश्यू करके देगी, आपके पैसे फुल सिक्योरिटी के साथ उस इंसान तक पहुँच जाएँगे। सेकंड जो फंक्शन आता है वो है आपका प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ विद चेंजिंग टाइम्स। जैसे जैसे टाइम बदलते जा रहा है तो बैंक में भी एवोल्यूशन आ रहा है, न्यू चेंजेस आए जा रहे हैं। आपके फंक्शंस में, बैंक की एक्टिविटीज़ में, सर्विसेज में बहुत सारा एक्सपांशन आया है, बढ़ोतरी हुई है और डाइवर्सिफिकेशन आया यानी बदलाव आए हैं। प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र यानी आप घर बैठे कैश या चेक को यूज़ करे बिना एक कस्टमर के अकाउंट से दूसरे कस्टमर के अकाउंट में कभी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ का नाम है एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों ही पॉसिबल हैं कोर बैंकिंग के कारण। कोर का मीनिंग है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सपोज़ आपकी एक बैंक है जो है एक्सिस बैंक, उसकी हज़ारों ब्रांचेस हैं। आप कहीं से भी पैसे निकाल करके कहीं पर भी डिपॉज़िट कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है कि इस बैंक के पास एक सेंट्रल सर्वर है जिसमें आप मैं एक्सिस बैंक अहमदाबाद की कस्टमर नहीं कहलाऊँगी, मैं होल्ली एक्सिस बैंक की कस्टमर कहलाऊँगी। तो मेरी सारी डेटा है उनके पास। इसी को अपने कोर बैंकिंग बोलते हैं। उसी के ज़रिए आप कहीं पर भी बैठे-बैठे कहीं से भी कहीं को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ-साथ में कस्टमर्स को अपने अकाउंट्स की कई सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, वो पेमेंट्स कर सकते हैं, चीज़ों को खरीद सकते हैं, टिकट्स खरीद सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए या मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए। बैंक आपको जैसे अभी ऊपर भी था सेफ डिपॉज़िट वॉलेट्स भी प्रोवाइड करती हैं और साथ-साथ में डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करती हैं। डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल किस लिए होता है? आपके शेयर मार्केटिंग के लिए। ये अकाउंट वो है जहाँ पर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड को अपने खरीद सकते हैं और उनको खरीद के रख भी सकते हैं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि फ़िज़िकल फ़ॉर्म में यानी उनके कागज़ात सँभालना, सारी चीज़ों को सँभालना उससे बड़ा आसान है, फ़ोन में अपन ने खरीद के रख लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कमर्शियल बैंक जो है इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। कुछ सरकारी बैंक भी हैं, कुछ निजी बैंक भी हैं यानी प्राइवेट बैंक्स भी हैं। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था एलपीजी का, उसके बाद हमारे प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन बैंक्स भी आ गई हैं। उसके साथ-साथ कुछ ऐसी फ़ाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो बैंक के सारे फंक्शंस करती हैं अनऑर्गेनाइज़्ड और ऑर्गेनाइज़्ड मनी मार्केट्स में। अनऑर्गेनाइज़्ड मनी मार्केट कौन-सा होता है? जिस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। ऑर्गेनाइज़्ड मनी मार्केट कौन-सा होगा? जिस पे आरबीआई का पूरा कंट्रोल होता है। और आरबीआई कौन है? हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, होपफुली इतना पता होगा। और साथ-साथ में हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, जहाँ पर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मिल कर के उस बैंक को चलाते हैं। ऑफ़िशियल डेफिनिशन देखें बैंक का तो जो कंपनीज़ जिनको सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्ट किया गया है, उन्हीं को अपने शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं और वही आपके रियल बैंक्स हैं। आरबीआई के सारे रूल्स इन पर्टिकुलर बैंक पे लागू होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ही 2 टाइप आते हैं, एक है आपका कमर्शियल बैंक, दूसरा है आपका कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक के अंदर भी 4 टाइप्स हैं, एक है पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक यानी सरकारी कमर्शियल बैंक, एक है प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक यानी कि निजी लोगों की प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सिस प्राइवेट है, एचडीएफसी प्राइवेट है, ठीक है? कई सारी गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, तो वो अलग से काम करती हैं। एसबीआई गवर्नमेंट है, तो ये पब्लिक सेक्टर में आएगी। फिर आती है फॉरेन मल्टीनेशनल बैंक्स वर्किंग इन इंडिया, जो हमारे यहाँ पर आकर के काम कर रही हैं एज़ अ बैंक, वो भी बहुत सारी बैंक्स हैं। और फिर लास्ट में आता है रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको हम बोलते हैं आरआरबीज़। ये जो है नॉर्मली आपको गाँव वाले एरिया में मिलेगी। ये चार्ट में आपको शेड्यूल्ड बैंक का पूरा क्लासिफिकेशन समझाया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो तक हम यहीं पर सीमित करेंगे। सेंट्रल बैंक से लेकर के जो आपका चैप्टर बाकी का बचता है वो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।